नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा से की मुलाकात। ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी समेत भारत भूटान मैत्री संबंध और मजबूत करने पर हुई बातचीत। बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपने समकक्ष से होगी द्विपक्षीय वार्ता। नेशनल असेंबली में भी होगा राष्ट्रपति का संबोधन। 10-12 दिन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी थी दिल्ली धमाके वाली कार I-20। प्रिंसिपल समेत अन्य स्टाफ से पूछताछ में जुटी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। कुलगाम जिले में जमाते इस्लामी के 200 से अधिक ठिकानों पर छापे। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया कुलगाम का एक अन्य डॉक्टर तजामुल मलिक। शिंदे या ठाकरे, किस गुट के पास होगा धनुष बाण सिंबल इस्तेमाल करने का अधिकार? आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन वहां के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत और भूटान साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर बल दिया। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की प्रगति की सराहना की। साथ ही साथ भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उनके व्यापक प्रयासों पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दूसरे दिन थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हिस्सा लिया। ये 3 दिवसीय महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का व्यापक अनुष्ठान है जो कि आत्मज्ञान हासिल करने के लिए विशिष्ट ध्यान साधना करने की शक्ति प्रदान करता है। कालचक्र दीक्षा समय ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव के मिलन का प्रतीक है। कालचक्र अभिषेक समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य जे खेम्पो कर रहे हैं। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के साथ कालचक्र, कला और कलाकृतियों की प्रदर्शनी और कालचक्र पर विस्तृत संगोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। और भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने कहा है कि भारत ने भूटान को 4,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की है जो कि लगभग 40 अरब रुपए है। भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भूटान सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार वाराणसी में एक तीसरे बुद्ध मंदिर के लिए भूमि प्रदान करेगी। There was an announcement of a line of credit of Indian rupees 4,000, which translates into null-from 40 billion, which has been kind of extended. And after the meeting today, the other aspects which were highlighted or underlined at the meeting were about youth exchanges, about greater people-to-people connections. The Prime Minister of India also announced that on the request of the government of Bhutan, government of India will be providing land for a third Buddhist temple in the town of Varanasi.
So apart from that, I think we had two more agreements which were signed between the two countries. There was an agreement on cooperation in the field of health and medicine. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इस समय बोत्सवाना में हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट डूमा गेदोन बोको ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की गई है। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर लिखा, अफ्रीका की अपनी 2 देशीय यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के गबोरोने स्थित सर सेरेत्से खावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा भारत बोत्सवाना संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर है। बोत्सवाना में दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी। वो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा करेंगी। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ सहयोग करने और बोत्सवाना से भारत में चीतों के संभावित स्थानांतरण के प्रति तत्परता व्यक्त की है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में एक नया खुलासा हुआ है। जी हां, अल फला यूनिवर्सिटी से तार जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ये एक नया खुलासा हुआ है। अल फला यूनिवर्सिटी से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे ब्लास्ट वाले मामले के 10-12 दिन से ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ी हुई थी ये I-20 कार जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। 10-12 दिन से यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ी थी वो I-20 कार। यूनिवर्सिटी में काम करते थे मुजम्मिल और मोहम्मद उमर। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पर जांच तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच की अल फला स्टाफ से पूछताछ जारी है। अल फला यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उससे क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रहा है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी जवाब तलब किए गए हैं। तो ये बड़ा एक खुलासा निकलकर सामने आया है दिल्ली कार धमाके से जुड़े हुए। इसमें एक नया खुलासा, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से लगातार जवाब तलब हो रहा है। तो नए तार जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश शुक्ला लाल किले के पास मौजूद हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मुकेश, दिल्ली ब्लास्ट के इस पूरे मामले में नया खुलासा, और ये नया खुलासा है कि अल फला यूनिवर्सिटी से अब इस पूरे मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10-12 दिन से यूनिवर्सिटी के ही भीतर खड़ी हुई थी ये कार जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। और कहीं ना कहीं अल फला यूनिवर्सिटी के स्टाफ से बातचीत हो रही है और ज्यादा खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर अल फला यूनिवर्सिटी से कैसे ये तार जुड़ रहे हैं और कैसे ये गाड़ी इतने दिनों तक यहां पर खड़ी रही। बिल्कुल शैला, जो अल फला यूनिवर्सिटी है इसमें ही मुजम्मिल और उमर जो थे वो काम करते थे, और उसके बाद जो एक्सप्लोसिव मुजम्मिल के घर से मिला 2900 केजी जो वो रासायनिक केमिकल उसके पास से मिला, उसने सभी को चौंका दिया। आदिल का कनेक्शन मुजम्मिल से, मुजम्मिल का शाहिदा से, और शाहिदा का उमर से, और उमर के बाद जो तमाम डॉक्टर इसमें आ रहे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं। तो ये देखने की कोशिश की गई कि पहले 12-15 दिन उन्होंने गाड़ी वहां रखी, और ये गाड़ी आखिर उन्होंने इस धमाके के लिए ही खरीदी। इसमें डीलर की भी गिरफ्तारी की गई है जिसने ये गाड़ी आखिर में बेची, और बताया जा रहा है तारीख को ये गाड़ी बेची गई थी। और अब इसके तार पुलवामा तक जा रहे हैं। श्रीनगर में भी आप देखिए वहां पर 225 ठिकानों पर जो है रेड की गई है, सोपोर में और जगह जगह, और वहां पर जो है वो गिरफ्तारी, वहां पर भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। काफी ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, इंटरोगेट किया गया। इस यूनिवर्सिटी में 52 से ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया जा चुका है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उमर की गतिविधि कैसे थी, किस किस के कांटेक्ट में था, क्या और भी कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था। और जिस तरह से आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं शैला, यहाँ पर ये व्हाइट जो पूरा का पूरा ये कर्टन लगा हुआ है, इसी पॉइंट पर ये धमाका होता है। और इसके सामने ही आप देखिए ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं ये लगे हुए हैं, और बताया जा रहा है इतना जोरदार धमाका था कि इन कैमरे भी कुछ देर के लिए बंद हो गए, और इसके आसपास जो वो गाड़ियों के परखच्चे जो थे वो उड़ गए। और
यहाँ काफी ज्यादा हलचल मच गई, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। यही वो दिगंबर जैन मंदिर है जिसकी छत पर गाड़ियों के परकच्चे जो थे वो उड़ करके आए, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने बताया कि एक्सप्लोसिव इतना ज्यादा था कि इसके धमाके जो थे वो यहाँ तक सुनाई दिए। आप इसका रेडियस देख सकते हैं और इसके ठीक पीछे ही मोबाइल मार्केट है जिसका रिसेंट वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है, वहां पर लोगों ने इस धमाके को सुना। यानी इतना झटके बहुत तेज थे, धमाका भी उतना तेज था। तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि धमाका कैसा था। जैसे हमने कल भी बताया, एफएसएल ने अपनी पूरी जांच कर ली है, यहां से वो सारे सबूत लेके जा चुकी है। कुछ एजेंसियां अभी भी आकर के कुछ रही सही कसर है तो उस पर नजर कर रही है, लेकिन अब यह पता लगेगा कि क्या वो एक्सप्लोजिव जो पकड़ा गया था वही इस्तेमाल हुआ या उमर के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोजिव उसने अपने पास रख लिया था तो उसको पता था कि अब वो जल्दी गिरफ्तार होगा या वो ये भी कहा जा रहा है अगर कुछ इनकाउंटर होता तो उसमें मारा जाएगा। दोनों चांस इरादा कुछ और था, कुछ और बड़ा करने का था, लेकिन चूंकि जिस तरह से आतंक के खिलाफ जो है केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक्सप्लोसिव पकड़ा गया अभी फरीदाबाद में, तो उस सब को लेकर ये इतने घबरा गए कि एक्सप्लोसिव लेके भागे और ये जो है बम पूरी तरह से तैयार नहीं था और ये बीच में फट गया। बिल्कुल एक ऐसा भी आ रहा है ऐसे कि क्योंकि डर बहुत गया था उमर और उसके जो तारिफ था उसके ऊपर भी नकेल कस रही थी। जो भी लोग थे रडार पे तो आ ही गए थे, क्योंकि गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने करी, फिर जम्मू कश्मीर इसमें इन्वॉल्व होती है, उसकी पुलिस होती है, फिर फरीदाबाद आता है इसमें, फिर दिल्ली पुलिस आती है। तो जल्दबाजी में लिया गया एक कदम था, नहीं तो ये धमाका बहुत बड़ा हो सकता था। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ने जिस तरह से काम किया, उनके इनपुट्स ने काम किया और इतना बड़ा जखीरा पकड़ा। नहीं तो जनवरी से इन्होंने रैकी करनी शुरू करी थी, दिवाली पर भी इनका मकसद था कुछ बड़ा करने का, कहीं किसी और तरीके आतंकवादी गतिविधि करने का। 26 जनवरी भी इनके टारगेट पर था, सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि शाहिदा है उससे अभी वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जो पूछताछ कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है उसका कुछ जैस कनेक्शन भी है, महिला विंग का उसको यहाँ पर कमांडर नियुक्त किया गया था। अभी एनआईए जब जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बड़ा यहाँ पर जो था इनका मंसूबा था वो नाकामयाब हुआ। जल्दबाजी में अगर उमर ने एक कदम उठाया, जो लोग बेगुनाह थे, जो लोग इसकी चपेट में आए वो दुर्भाग्यशाली थे, नहीं तो उसके पास कोई चारा नहीं था। एजेंसी उसके पीछे पड़ चुकी थी, उसे पता था जल्दी उसकी गिरफ्तारी होनी है और उसके साथ जो 2-3 लोग थे वो भी इंटेरोगेट किए जाएंगे। तो शायद उसने अपने आप को मार करके और इस धमाके को करके सबूत मिटाने की कोशिश करी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पीछे जो लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं वो आगे की कड़ी खोलने के लिए काफी है। मुकेश, एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है तजामुल मलिक। जी हां, दिल्ली कार धमाके के बाद एजेंसियां लगातार तफ्तीश में जुटी हुई हैं और कश्मीर में आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है और श्रीनगर से आज हिरासत में लिया गया है कुलगाम का एक और डॉक्टर तजामुल मलिक। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में ये एक और कार्रवाई, कुलगाम का एक और डॉक्टर शिकंजे में आया है और इसका भी दिल्ली कार धमाके में हाथ हो सकता है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक, जिस तरह से मुकेश एक के बाद एक कई डॉक्टर्स लगातार इस गिरफ्त में आए हैं और डॉक्टर्स की जिस तरह से इसमें संलिप्तता नजर आ रही है, क्या दिखाता है, कितनी चिंता की बात है कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तजामुल मलिक जो आप बता रहे हैं, देखिए ये भी एक डॉक्टर है और ये बड़ी कार्रवाई है, जैसे 225 जगहों पर रेड करी है और जो भी प्रतिबंधित एजेंसियां संगठन है उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया है। जम्मू कश्मीर लगातार शाहिदा से बात कर रही है, क्या पता उसी के ही इनपुट पर ये एक और बड़ी गिरफ्तारी। और ये डॉक्टर जो है इनको इमरान जो है मौलवी है उसका भी बताया जा रहा है, श्रीनगर का रहने वाला है, वो भी किसी मेडिकल में जो था वो काम करता था, वहां से उसने इन सबको जोड़ना शुरू किया और इनके ब्रेन वॉश करने शुरू किए गए। अब ये पता लगाएंगी एजेंसियां कि क्या इनके तार जो थे सरहद उस पार थे, क्या पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था, क्या ये वहां पर कभी गए, क्या इनके साथ इनके किसी आकाओं की मीटिंग हुई या उनके टॉप लीडर इनके संपर्क में थे, क्या कुछ इनका मकसद और था। ये बहुत जल्द साफ होगा, क्योंकि एनआईए को ये जो है जांच एजेंसी को सौंप दी गई है पूरी जांच और एनआईए इस मामले में माहिर है पर दर पर खोलने के लिए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से सिलसिलेवार गिरफ्तारी हो रही है, यानी जो इसके किंग पिन है बहुत दूर नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी भूटान यात्रा के दौरान ये बात कह दी थी कि इसका जो भी मास्टरमाइंड होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हर एक बेगुनाह के जो भी उसने यहाँ पर अपनी शहादत दिया, बलिदान दिया, उसका बदला लिया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया, राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया, सिंगूर ऑपरेशन हमने देखा किस तरह से हमने जवाब दिया।
तो अगर यहाँ पर कोई भी दूसरी सरजमी से या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन आता है तो उनके लिए भी अच्छे संकेत नहीं, और साथ ही साथ उन संगठन के लिए जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं उनको भी यहाँ पर निशाने पे लिया जाएगा। लेकिन अभी सबसे जरूरत है कि कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, एक मैसेज उन लोगों के लिए भी कि कोई भी अगर ऐसा अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज। मुकेश, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का जो है इसमें पूरा इस्तेमाल किया गया, आखिर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल क्या होता है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है? बिल्कुल, एक तरह का ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है और इसको प्रेशर से फोड़ा जाता है। अगर उसमें जितना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा वो उतना ज़्यादा ब्लास्ट होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ना तो इसमें कोई गड्ढे होते हैं, ना इसमें किसी तरह के आपको अलग से कोई पार्टिकल्स, जैसे जनरली आप आरडीएक्स में देखते हैं तो आपको कीले मिलती हैं, छर्रे मिलते हैं, लोहे के कुछ उसमें पार्टिकल लगाए जाते हैं, वो एक्सप्लोसिव के वक्त आसपास के लोगों को हिट करते हैं और उस तरह से कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें एक रसायन होता है, जब वो ब्लास्ट होता है तो एयर में ट्रैवल करता है और उसके साथ जो भी, जैसे आप देखिए गैस में अगर हवा में जब गैस फैलती है तो कैसे आग लगती है, और इसका जो प्रेशर होता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो आग की बर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो लोग इसकी चपेट में आए वो तस्वीरें हमने देखी, बताना बड़ा मुश्किल है शब्दों में। जो झुलसे उनको वो बुरी तरह झुलस गए और कुछ बॉडीज को तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था परिवार के लोगों के द्वारा, और जो लोग यहाँ पर और एक्सप्लोजिव में गए उनको भी डीएनए के थ्रू उनका जो है आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो लपटें थी वो 200-300 मीटर तक एकदम बेपनाह तरीके से फैली, यानी इसी तरह का अमोनियम नाइट्रेट है। इसको मिला करके एक तरह का जो है वो रासायनिक जो ब्लास्ट बनाया जाता है, केमिकल, जिस केमिकल ब्लास्ट से लेकर के पूरा देश कहीं ना कहीं चिंतित है, उसी तरह का ये मॉड्यूल था। अब इस पे खुलकर सामने तब आएगा जब इसकी जो रिलेवेंट जो एजेंसीज है एनआईए पे अगर बताएगी कि क्या इसमें यूज हुआ था अमोनियम नाइट्रेट में और क्या क्या चीजें मिलाई गई थी। ये एजेंसी के पास जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कोई भी गड्ढा, ऐसा कोई भी कील किसी भी इंजर्ड के बदन से नहीं निकला, कुछ भी ऐसा एविडेंस यहाँ भी नहीं देखने को मिला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक के बाद एक जो है डॉक्टर इस लिस्ट में आगे सामने आ रहे हैं निकल के, कई डॉक्टर्स इसके शिकंजे में आए हैं। क्या कारण है कि अब जो आतंकी सरगना है वो डॉक्टर्स को अपना निशाना बना रहे हैं, उन्हें आतंकी गतिविधियों में लिप्त कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए मौलवी पकड़ा गया, इसके हमने कल भी कुछ वीडियोस देखे, अदर चैनल्स पे भी चल रहे थे। ये बरगला रहा था, सबको बता रहा था कि नहीं, जिहाद का जो पार्ट है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसी लीक पर लेकर के इन डॉक्टर्स को आया था। और उसके बाद इसका टारगेट था कि नीचे की डाउन लाइन में और बड़ी टीम तैयार करना। इसमें इन्होंने पहले इन डॉक्टर्स को मैनिपुलेट किया, इनका ब्रेन वॉश किया, और जिस तरह की फहरिस्त है बड़ी चौंकाने वाली है। एक पढ़ा लिखा तबका, अगर आप देखें सिलसिलेवार तरीके से, सिर्फ डॉक्टर्स की अभी गिरफ्तारी आपने देखी है, जो नीचे की लाइन है उनका तो अभी पता ही नहीं लगा। यानी जब ये नीचे आएगी कड़ी निकल करके तो पता लगेगा कि इन डॉक्टर्स को क्यों ब्रेन वॉश किया गया, क्या ये ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे थे या काम कर रहे थे या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुकात था। तो ये माना जा रहा है कि ये युवाओं के बीच में रहते थे, इनके थ्रू ही युवाओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा था, यूथ को टारगेट किया जा रहा था और उनको इस गैंग का हिस्सा बनाया जा रहा था, ताकि इस बड़े जो एक्सप्लोसिव को जो पकड़ा है फरीदाबाद पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, गुजरात एटीएस ने मिल करके जो पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था जिसमें गिरफ्तारी हुई, ये बड़ा इनका मकसद था। और ये साफ तौर पे देखिए, ये कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं इससे ही कि ये कुछ बड़ा करने के लिए आए थे। 360 किलो आरडीएक्स, 2900 के जो ये जो रासायनिक उर्वरक था ये मिला, साथ ही साथ एक 56 मिलती है, लाइव कार्टेज एक 56 की मिलती है। और ये जो आदिल था, इसके लॉकर से जम्मू कश्मीर में जहाँ ये पढ़ाता था 2 साल पहले छोड़ चुका था, इसके लॉकर में वो एक 56 मिलती है, यानी वहां पर इसका लॉकर तब भी महफूज था, आज भी महफूज है। यानी इस तरह का इनके ऊपर विश्वास था। अब वो लॉकर इसने किसी को हैंडओवर किया नहीं किया, ये तो पुलिस एजेंसी बताएगी कि वहां पर ये भी बताइए मुकेश के जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो कुछ स्टाफ से बातचीत हुई है, क्या वहां से कुछ और तार निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या वहां से कुछ और निकला है? बिल्कुल, वहां पर लगातार देखिए जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं, एनआईए की टीम पहुंची है, वहां की लोकल क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है और यही कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शाहिदा का क्या कनेक्शन था उमर के साथ और उमर का क्या कनेक्शन था अदर्स डॉक्टर्स के साथ, आदिल के साथ, मुजम्मिल के साथ क्या कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों जो थे वहीं थे, गाड़ी वहीं खरीदी जाती है, वहीं ली जाती है। जिस तरह से इनके साथ और कौन कौन लोग थे, किनके कॉन्टेक्ट में थे, 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुकेश, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और
कुछ समय हम गिरफ्तारी अपने और दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के समापन के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान की सफल यात्रा के बाद अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं और रवानगी के समय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है और बेहद ही कामयाब दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई खास विषयों पर चर्चा इस दौरान देखने को मिली। कई महत्वपूर्ण तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। भूटान की अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और इस समय कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। फिर उग्र हुए हैं गन्ना किसान। जी हां, एक बार फिर से गन्ना किसान उग्र हो गए हैं। बागलकोट में सड़कों पर किसान उतर आए हैं। एक बार फिर से गन्ना किसान उग्र हुए हैं। बागलकोट में सड़कों पर उतर आए हैं। 3,500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। दर निर्धारित नहीं होने से ये किसान आक्रोशित है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विजयपुर बेलगावी हाईवे जाम कर दिया है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सभी सड़कें जाम करने की चेतावनी दे दी है। कर्नाटक से ये बड़ी खबर। एक बार फिर से उग्र हुए हैं गन्ना किसान। आंदोलन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं गन्ना किसान। बागलकोट में सड़कों पर किसान उतर आए हैं। 3,500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। एक बार फिर से आंदोलन और सभी सड़कें जाम करने की चेतावनी दी है। एक बार फिर से कर्नाटक से ये बड़ी खबर। गन्ना किसान उग्र हो गए हैं। बागलकोट में सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें किस प्रकार से गन्ना किसान उग्र हो गए। बेंगलुरु से संवाददाता ज्योति दफेदार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ज्योति, क्या है अपडेट? एक बार फिर से गन्ना किसान सड़कों पर उतर आए हैं। शैला जी, जैसे आपने कहा, एक बार फिर और सुबह जो गन्ना किसान है सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किए हैं। बागलकोट के मुदोल पे वहां पे गन्ना किसान अभी धरनी कर रहे हैं। उनका ये स्पेशल मांग है कि पिछले हफ्ते कर्नाटक सरकार कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि 3,300 मतलब 3,200 देंगे, 50 रुपए शुगर केन फैक्ट्रीज की ओनर्स देंगे और 50 रुपए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट देंगे। लेकिन इस जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो कहा है, इस पे जो गन्ना किसान है वो बिल्कुल इसको एग्री नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अड़े हैं पैसे जो उनका मांग था 3,500 रुपए की, जो उन्होंने कहा था कि हर क्विंटल पे देना चाहिए, उसी मांग पे वो अड़े हुए हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये 3,300 है ना, ये बेल्जियम के जो पार्ट पे आते हैं ना वो गन्ना किसान, उनको मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो शुगर केन की रिकवरी देखकर हम पैसा फिक्स करेंगे, मतलब 3,300 हर किसान को, हर भाग के किसान को नहीं मिलेगा। हावेरी वहां दूसरा है, बागलकोट में दूसरा प्राइस है, डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी प्राइस ऑफ द शुगर केन। जो 50 रुपए है सरकार के द्वारा और जो गन्ना फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो 50 रुपए उन्होंने फिक्स किया है वो एक ही फिक्स है। लेकिन यहाँ पे बागलकोट की जो शुगर केन फैक्ट्री मालिक है, ज्यादातर मालिक विधायक है या कोई मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि हम वो 3,250 वो भी नहीं देंगे। जो सरकार ने को क्या डिसाइड किया है जो 50 रुपए देने का, वो हम नहीं देंगे। तो हमेशा के राज्य सरकार की एक वो कहीं भी कुछ भी हो, निशाना तो उनका हमेशा केंद्र सरकार पे रहेगा। जब कैबिनेट मीटिंग हुआ था, सीएम ने प्रेस ब्रीफ किया, उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो केंद्र सरकार फिक्स करती है। तो ये सब एक ही झटके में वो केंद्र सरकार के पर निशाना कर रहे थे। लेकिन उस दिन ही उन्होंने कहा था कि जो शुगर केन के गन्ना किसानों के साथ जिन्होंने गन्ना किसान इस पे एग्री हुए, लेकिन उसी दिन हमने बहुत किसानों से भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे भावनाओं को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शुगर केन फैक्ट्री का जो ओनर है वो सब इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है, तो सरकार उन्हीं की तरफ से डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया से लेकर सभी जो मिनिस्टर्स है वो सब केंद्र सरकार पर ही निशाना कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन प्राइस है वो कम निगत किया है।
ज्योति, ये भी बताइए इस आंदोलन में कितने लोग साथ में आए हैं और क्या क्या और भी कुछ मांगे हैं? 3,500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की दर सुनिश्चित करने की मांग पर अड़े हुए किसान। इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं, अगर है तो वो भी बताइए, और साथ ही साथ अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे वो क्या करेंगे? नहीं, लेकिन उनका मांग तो एक ही है, हर क्विंटल पे 3,500 देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, शुगर केन की, जो एथेनॉल हो या पेपर पल्प हो या बायोगैस हो, एक जो रूल्स के हिसाब से जो बाई प्रोडक्ट का जो शेयर होता है वो भी किसानों को देना चाहिए। लेकिन कोई भी गन्ना फैक्ट्री के जो मालिक है वो कोई भी किसी ऐसा नहीं दे रहे हैं। इसके साथ है, जैसे आपने पूछा, जो बागलकोट मुधोल पे वो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे हजारों से ज्यादा किसान वहां पे इकट्ठे हुए हैं। इनका आक्रोश इतना बढ़ गया है कि वहां पे नेशनल हाईवे भी वो बंद कर चुके हैं। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं किएंगे तो हर राज्य के हर कोने में हम प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, ऐसे वो कह रहे हैं। और अगर हम बात करें तो वहां के किसान अभी कर्नाटका को छोड़कर महाराष्ट्र में आकर उनका जो गन्ने हैं वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अभी 3,600 रुपए उनको दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको जैसे वो उगाते हैं वो प्रॉफिट भी देखते हैं। तो बहुत वहां पे जो रायबाग है, चिक्कोड़ी है, उस प्रांत के जो किसान है वो महाराष्ट्र में आकर सेल कर रहे हैं। तो उनका और एक मांग है, जैसे आपने पूछा, वो कह रहे हैं कि जो लोकल गन्ने की किसान होते हैं उनसे शुगर केन फैक्ट्रीज ओनर्स नहीं ले रहे हैं, रूल्स को वायोलेट कर रहे हैं। दूसरे जगह के 100 या 200 किलोमीटर के आगे होते हैं ना, उन लोगों से ये लोग खरीदते हैं। तो इसलिए हमें वो इतना सब कुछ परिश्रम डालने के बाद भी हमें वो फसल नहीं मिलता है, वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे एक जगह पे शुगर केन फार्मर्स अड़े हुए हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बाई प्रोडक्ट का हमें कुछ नहीं मिलता है, ये एक सबूत बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब जो किसानों को बहुत बहुत लॉस हो रहा है। कर्नाटक सरकार हर बार यही कहता है कि केंद्र सरकार को निशाना लगाता है, और वो कहते अभी तक उनका मीटिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वो कहते हैं कि गन्नों की किसानों के साथ हम बैठ के बात करेंगे। कितने बार बात करेंगे? उसके बाद वो कहते हैं कि हम जो गन्ने की फैक्ट्री के मालिक थे उनके भी साथ और एक बार बैठक करेंगे। बैठक हो रहा है लेकिन वो रिजल्ट है, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए किसानों की मांग है। मैंने आपको और एक बात कह रही हूँ ज्योति, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि तमाम किसान जो है चूल्हा चौका भी अपना लेकर आए हुए हैं, यानी कि लगता है कि वो लंबे इरादे से आए हैं कि अगर लंबा टिकना पड़े तो वो यहाँ पर रहेंगे अभी। या शॉर्ट जब पिछले हफ्ते हुआ था बेलगाम के भाग में, वहां पे भी 10 दिनों तक चला था धरनी। यहाँ पे भी किसानों की मांग यही है, अगर हम अड़े नहीं रहे, अगर हम सरकार के खिलाफ जोर आवाज से हमने आवाज नहीं निकाला है, सरकार हमारी आवाज दबना देगी। तो इसलिए उनका यही कहना है कि 3,500 जो पहले दिन से उनका मांग था वो उसी मांग पे वो अड़े हैं। कर्नाटक की हर जिले में 3,500 देना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था बार्गेनिंग ही चल रहा था। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर।
जय किसान नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में अपने उन्नत चिकित्सा प्रतिक्रिया कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक फील्ड अभ्यास किया और इस दौरान चिकित्सा दल ने दुर्गम परिस्थितियों में स्वसंचालित चिकित्सा केंद्र स्थापित किया और आपात स्थिति में जीवन रक्षक उपचार तथा घायलों की स्थिरता की प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया। और समन्वित टीम कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र और आपदा प्रतिक्रिया मानकों के अनुरूप है। ये पहल सेना के आदर्श वाक्य फॉरएवर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी के अनुरूप सेना की तत्परता, दृढ़ता और मानवीय सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और दिल्ली के डिफेंस डायलॉग में आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अब भारतीय सेना मानव केंद्रित तकनीक अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां इंसान को एआई से सशक्त किया जाए। रचनात्मकता, सहानुभूति और डेटा को निर्णयों में बदलने की क्षमता, ये सब मानव के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। Industry 4.0 has moved to Industry 5.0. What was 4.0? 4.0 when the AI, quantum and all this being talked about. But the 5.0 has realized that the rebalancing is required to bring in the human element. That is, technology is there not to replace human but to support them. What it means, it's a melange of the ecosystem and the technology. Both have to meet. Now, why it is important for us, especially for the Indian Army, because as far the Mask of War book is concerned by Carl Bilder, it says the USPs which are there for the Air Force is of course the technology, and for the Navy its platform. But in case of Army, it's always the word over is the human resource. और बड़ी खबर एक बार फिर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। जी हां, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अचानक से कार में तेज धमाका हुआ और धमाके के बाद आग भड़क उठी। जी हां, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अचानक से एक कार में तेज धमाका होता है और धमाके के बाद आग भड़क उठती है। ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। धमाका होता है और धमाके के बाद आग भड़क उठती है। तो दिल्ली ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। तमाम तार खंगालने की कोशिश हो रही है। एजेंसियां अपना काम तीव्र गति से कर रही हैं। साथ ही साथ कार डीलर अमित को भी हिरासत में ले लिया गया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए अमित को भी हिरासत में लिया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है अमित को। ब्लास्ट में इस्तेमाल जो कार थी वो इसी डीलर से दरअसल खरीदी गई थी, तो उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, हिरासत में ले लिया है। तो ये लगातार बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। कार डीलर अमित को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे तमाम चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं और कार डीलर अमित को भी हिरासत में लिया गया है। उससे भी पूछताछ होगी, जानने की कोशिश होगी ब्लास्ट में, क्योंकि इस्तेमाल जो कार हुई है वो इसी डीलर से खरीदी गई थी। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया है। लगातार तार खंगालने की कोशिश हो रही है। मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर लगातार ताज़ा अपडेट जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, लगातार जो तार हैं खंगालने की कोशिश हो रही है, एक के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें किस प्रकार से देखने को मिलता है कि कार आती है और अचानक उसमें धमाका होता है, आग की लपटें उठती हैं और अब उस डीलर को भी हिरासत में लिया गया है, अमित को, जिससे ये कार खरीदी गई थी, उससे भी पूछताछ होनी है।
बिल्कुल ये एक बड़ी खबर है। अमित की गिरफ्तारी से ये साफ हो जाएगा कि वो आखिरी का बंदा कौन था जिसके पास ये गाड़ी गई। क्या वो तारिक ही था जिसका पुलवामा कनेक्शन माना जा रहा है, उमर का दोस्त उसे बताया जा रहा है। क्या तारिक ने ये गाड़ी उमर के लिए खरीदी थी? अमित की गिरफ्तारी से इस बात से पर्दा उठ जाएगा। रॉयल कार जोन की ये जो पूरी की पूरी एजेंसी थी जिसका अमित ऑपरेटर था, ये चलाता था, बाईपास रोड पर इसका ये ऑफिस था जहां पर एक कार डीलर अपनी गाड़ियों को खरीदता बेचता था। और ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान ने इस गाड़ी को देवेंद्र को बेचा, देवेंद्र ने इस कार डीलर को बेचा और उसके बाद यह आखिरी हाथ में पहुंची जिसको खरीदा गया। कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इसने इस गाड़ी को खरीदने बेचने के दौरान किसी डॉक्यूमेंटेशन की जांच करी थी या नहीं करी थी, या किसी डॉक्यूमेंटेशन से छेड़छाड़ की जो खबर आ रही है। क्योंकि सलमान के नाम से 3 लोगों को गाड़ी बिक जाती है लेकिन नाम वही रहता है। ऐसा कम ही देखने को मिला है कि आप अपना आरसी में नाम ही नहीं चेंज कराते हैं, कि कभी आपने उसकी सुगबुगाहट ही नहीं ली, कोशिश ही नहीं करी कि मेरी गाड़ी मेरे नाम से कोई और तीसरा चौथा आदमी चला रहा है। तो क्या अमित का इसमें कोई कनेक्शन था या अमित इसमें कोई इनपुट देने में कामयाब रहता है? फरीदाबाद क्राइम ब्रांच मुकेश ये भी बताइए कि आरसी अभी इस समय किसके नाम पर है? बिल्कुल आरसी जो है वो सलमान के नाम है, जिसने सबसे पहले गाड़ी देवेंद्र को बेची। देवेंद्र से गाड़ी इस डीलर अमित को बेची जाती है और अमित के द्वारा ये गाड़ी तारिक का नाम आ रहा है, जो माना जा रहा है कि इस कार में उमर के साथ मौजूद था। अभी ये क्लियर नहीं है, एजेंसी इसको क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। नहीं, स्पेकुलेशन ये बता रही है कि वो गाड़ी जो थी, हमने कुछ दिन पहले उसकी फोटो भी डाली थी जिसमें वो गाड़ी के साथ की के साथ एक फोटो अपनी खिंचवाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये सब कनेक्शन अब जोड़े जा रहे हैं क्योंकि कार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इस बीच में कुछ अफवाहें भी चल रही हैं, उस पर भी पुलिस लगातार खंडन कर रही है। अभी फरीदाबाद ने पुलिस ने जो है वो खंडन किया है कि 10-12 दिन से वो गाड़ी प्रेमाइसेस में नहीं थी, यानी ये बात भी उन्होंने खुद आकर के क्लियर कर दी है कि इन अफवाहों से भी बचना जरूरी है। साथ ही साथ जो भी सस्पेक्ट हैं, जैसा मैंने पहले बोला, अल्फ्ला यूनिवर्सिटी में जो भी लोग थे, जो भी इन दोनों के साथ कनेक्शन में थे, चाहे शाहिदा के साथ कनेक्शन में थे, क्योंकि इनका मकसद था और लोगों को टीम में शामिल करना, उसके बाद किसी बड़े अंजाम की तरफ बढ़ने का। लेकिन अफरा तफरी में उमर को जब समझ में नहीं आया, क्योंकि जब सारी की सारी रिकवरी पुलिस ने कर ली तो कुछ जो उसके पास सप्लाई थी वो उसके पास रह गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे, तो वो आनन फानन में लेकर के फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। किसके इशारे पे वो दिल्ली पे चला? यहाँ आने के बाद 3 घंटे तक पार्किंग में रहा। पार्किंग से इस रेड लाइट तक आने के लिए उसने 22 से 24 मिनट लिए। तो इस दौरान क्या वो किसी के कांटेक्ट में रहा और उसके इशारे पर उसने इस धमाके को अंजाम दिया? ये तमाम पहलू जो है वो जांच का विषय है। एनआईए इस पे जांच कर रही है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस कर रही है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, एटीएस, तमाम एजेंसियां लगातार इन जगहों पर है। अभी हमने कल भी देखा था कि यहाँ पर एजेंसी थी। कल जब गृह मंत्री ने मीटिंग ली तो भी वहां पर तमाम जो आला अधिकारी थे, तमाम बड़ी एजेंसियों के वो मौजूद थे। गुजरात जम्मू कश्मीर के डीजीपी खुद वहां पर ऑनलाइन जो थे वर्चुअल जुड़े थे। तो ये सब चीजें कनेक्शन किया। जिस तरह से अभी देखिए एक डॉक्टर मलिक की गिरफ्तारी वहां पर होती है, क्या उसका भी मुजम्मिल से कोई ताल्लुकात था, शाहिदा से कोई ताल्लुक था? इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस डॉक्टर का क्या कनेक्शन था, इसकी क्या जिम्मेदारी। तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है। लगातार सिर्फ डॉक्टर्स के ही नाम अभी आ रहे हैं सामने और कोई नाम नहीं आ रहा है। यानी इतने बड़े एलीट क्लास को कैसे इन्होंने पकड़ा, क्या उनको गुमराह करा, क्या लालच थी, ये सब चीजें जो है जांच में निकल करके आएंगे। लेकिन जो एजेंसियां हैं शैला, वो देखिए बहुत तेजी से इसके निष्कर्ष तक पहुंचने को तैयार हैं। कुछ देर में आप देखिए, अगर एफएसएल प्रोबेबली आज शाम या कल दिन में आपको एक और यहां पर देखने को मिलेगी खबर, जब वो उसको मैच करेंगे सैंपल को, जो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच से उन्होंने मांगे थे कि एक्सप्लोसिव जो उन्होंने सीज किया था, क्या वही एक्सप्लोसिव यहां पर इस्तेमाल हुआ, तो इससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप वहां पर लगातार बने हुए हैं लाल किला के आसपास, आप की प्रत्यक्षदर्शियों से भी अगर बात हुई हो, किस प्रकार का वो हादसा बता रहे हैं? साथ ही साथ अब इस समय क्या कुछ माहौल है वहां पर? क्या लोगों में भय है या अब सुरक्षा की दृष्टि से वो जो है इत्मीनान महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल है। ये जब यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ 10 तारीख को, उसके बाद का ये सीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मोंटी थोड़ा जूम करके दिखाइए शैला को। शैला, एक वीडियो अभी कुछ देर पहले रिलीज हुआ है, जिस ये व्हाइट कर्टन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही वो रेड लाइट पर कार जो थी वो गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट होती है और ये जो कैमरेज हैं उसने कैप्चर किया। वो वीडियो अभी हमने रिलीज किया है अपने चैनल के लिए और दिखा रहे हैं कि इतना जोरदार धमाका था कि कुछ देर के लिए जो कैमरे थे ब्लैंक हो जाते हैं। यानी वो पूरी की पूरी तस्वीर धमाके की इन जो कैमरेज हैं इसमें कैद हो गई है।
ये यहाँ से आप देखिए गौरी मंदिर की तरफ लेफ्ट में रास्ता जाता है, दिगंबर जैन मंदिर, इधर आपका रेड फोर्ट के लिए राइट साइड में रास्ता है। पीछे आप चले जाते हैं तो ओल्ड रेलवे स्टेशन है, और आगे की तरफ अगर मेरे ठीक पीछे जाएंगे तो आप ITO की तरफ चले जाएंगे। यानी इस जो रेड लाइट के पॉइंट पर यहाँ पर ये जब हादसा हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो पूरा ब्लैकआउट हो गया कुछ देर के लिए, और जो तस्वीरें थी बड़ी भयानक थी क्योंकि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। जो आसपास में गाड़ियां थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जो बेगुनाह लोग इसकी चपेट में आए उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई, उनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। तस्वीरें कई चैनल्स पे, कई सोशल मीडिया पे हमने देखी हैं, और लोग बता रहे हैं कि लोगों को काफी ज्यादा नुकसान इसमें जो लोग जिसमें नुकसान हुआ, जिनको क्योंकि एक्सप्लोजिव के साथ साथ जो आग निकली थी उसने कहीं ना कहीं जो मंजर यहाँ तैयार किया, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि आमतौर पर ब्लास्ट होता है तो उसके छर्रे निकलते हैं, धमाका ऐसा होता है, लेकिन 300-400 मीटर तक इसकी लपटें ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मुकेश कि जिस तरह से ये अचानक चलते चलते गाड़ी में आग लग जाती है, यानी कि वहां पर बम फोड़ना इरादा नहीं था, बम फोड़ना इरादा कहीं और था, और ये सडन बीच में फट जाता है और उसमें मौजूद लोगों की भी मौत हो जाती है। बिल्कुल शैला, ये कह सकते हैं क्योंकि घबराहट इतनी ज्यादा हो चुकी थी, उनको पता था कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2 दिन से जब आदिल को पकड़ा, मुजम्मिल को पकड़ा, तो शाहिदा को उठा करके ले गए जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले, तो ये सारी चीजें इनको पता थी। इनके जो स्लीपिंग एजेंट्स होते हैं इनको बताते रहते हैं कि आपको भी मॉनिटर किया जा रहा है, आपकी भी मूवमेंट दर्ज की जा रही है, और इसी गफलत में, इसी जो पशुपेश में ये उमर जो था ये अपने दो और साथियों के साथ निकल जाता है वहां से और यहाँ पर आता है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 घंटे तक ये वहां पर रहता है, उसके बाद ये क्या माइंड मेकअप करता है, फिर 25 मिनट लगाता है 1 से 1.5 किलोमीटर के इस रास्ते को तय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको इशारा था। अब इसके दिमाग में उस समय क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, ये तो जांच एजेंसी बताएगी, लेकिन इसके जो डेटा है, लैपटॉप है, फोन्स हैं, जिनके साथ इनकी कॉल डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें खंगाली जा रही हैं, उन पर भी नजर की जा रही है किन किन लोगों से ये कांटेक्ट में। आप सोचिए टाइमर तक मिले हैं उस जगह पर जहां पर मुजम्मिल रहता था, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, टाइमर मिलते हैं, और तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं कि एक बड़ा मंसूबा था इनका, ये उसमें कहीं ना कहीं विफल होते दिखाई दे रहे थे। इनके आकाओं को ये भनक लग गई थी कि ये जो इनका प्लान है ये डिस्ट्रॉय होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उमर को ये संदेश दिया गया या वहां से हुक्म दिया गया कि उसके जो दिमाग में आता है वो करे, और इसी अफरा तफरी में इन्होंने आकर के, क्योंकि ये फंसते ये बहुत दूर अब नहीं जा सकते थे एजेंसी के गिरफ्त से, तो इस आनन फानन में इन्होंने इसको यहाँ ला करके ब्लास्ट करके कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म किया और सबूत मिटाने की बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है, क्या वो स्थिर हैं? हाँ बिल्कुल, जो घायल है उनका बास में जो LNJP अस्पताल है उपचार किया जा रहा है। बेस्ट टीम उनके साथ डिप्लॉय की गई है क्योंकि बर्न इंजरीज हैं, ऐसे में कैजुअलिटीज तो है ही है, साथ साथ जो लोग बर्न हो गए हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड जो है यहाँ पर विंग है। LNJP की एक खासियत है कि उनके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो इस सिचुएशन पे मॉनिटर कर सकते हैं। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है और उनको जल्दी उनके घर भी भेजा जाएगा। कुछ लोग जो क्रिटिकल हैं उनको भी ICU में रख करके उनका उपचार किया जा रहा है। यानी जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए लगातार यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी इसमें अनाउंसमेंट करी है कि जो भी जरूरत होगी उन मरीजों तक, उन विक्टिम्स तक पहुंचाई जाएगी। कुछ उन्होंने ऐसे में कंपनसेशन की भी बात करी है कि वो कंपनसेट करेंगे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 10, 5 और 2 लाख की खबर आ रही है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उनको दिया जाएगा कंपनसेशन। साथ ही साथ देखिए सारी एजेंसीज, सब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की ही तारीफ भी करनी पड़ेगी कि जिस तरह का बड़ा इनका मकसद था, इनको खबर लगी और जैसे ही खबर लगी तभी सारी की सारी एजेंसियां चुपचाप अलर्ट हो जाती हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके यहाँ तक पहुँच जाती हैं। नहीं तो ये मंजर जो ये इक्विपमेंट इनके पास से मिले हैं, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी थे कि इनका जो एजेंडा था, इनका मकसद बहुत बड़ा था। यानी बहुत बड़ी साजिश इनके जहन में चल रही थी, कहीं ना कहीं वो नाकाम होती दिखाई दी, विफल होती दिखाई दी। जिस तरह से लगातार तीव्र गति से लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि इनके जो आका हैं जल्दी ही वो भी पकड़े जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, ये तमाम ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।